केमिस्ट्री में हम लोग अभी तक 3 बॉन्ड पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड माना जाता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा जो है बॉन्ड है जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। जैसे पहला उसका फिजिकल स्टेट, जैसे हमारा H2O लिक्विड होता है और H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा गैस होता है और हाइड्रोजन ऑक्साइड जो कि वाटर है वो लिक्विड होता है, और इसका कारण है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा जो है प्रॉपर्टी जो कंट्रोल करता है, यानी केमिस्ट्री में उस पे जो अगर सवाल होगा तो आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड पे ही देना है, वो है सॉल्युबिलिटी, कि कोई चीज सॉल्युबल है, कोई चीज सॉल्युबल नहीं है। तो उसके जवाब में भी आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ सवाल बहुत सारा आता है। जो 3 बॉन्ड है वो तो है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तो इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को समझने में मदद करता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि पानी में अल्कोहल सॉल्युबल है, लेकिन पानी में बेंजीन सॉल्युबल नहीं है। अब ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोगों को जवाब देना होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई चीज सॉल्युबल है, कोई चीज सॉल्युबल नहीं है, किसी चीज का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, किसी चीज का लो मेल्टिंग पॉइंट है, इन सारे सवालों का जवाब जो है H बॉन्ड पे आना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में H बॉन्ड बहुत ज्यादा असर डालता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हमारे 3 बॉन्ड है वो असर डालते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी 2 मेन प्रॉपर्टी, पहला उसका फिजिकल स्टेट और दूसरा सॉल्युबिलिटी। फिजिकल स्टेट से डायरेक्टली लिंक हो गया उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे टर्म्स, क्योंकि अगर कोई चीज सॉलिड है तो जनरली उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इन जनरल, नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। हमारा कुछ ऐसे सॉलिड है जैसे सोडियम सॉलिड है लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। हमारे कई सारे क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड लिख देने से कंप्लीट हो जाता है। जैसे अभी एक सवाल बताएं कि H2O जो है वो लिक्विड है और H2S गैस है। जब हम लोग P ब्लॉक पढ़ेंगे क्लास 12th का, उसमें इस तरह के सवाल आते हैं, तब उसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पे ही सीधे आंसर देना है, बिकॉज वाटर फॉर्म H बॉन्ड एंड H2S डू नॉट फॉर्म H बॉन्ड। तो जो H बॉन्ड बनाया उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, नॉर्मल से चेंज हो जाएगा। कहीं हम लोग सॉल्युबल वाला पढ़ते हैं, कहीं वोलाटाइल वाला पढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब H बॉन्ड पे देना है। सीधा सीधा H बॉन्ड लिखना ही लिखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा एक तरह का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन एटम तो हो गए, एंड अब हाइड्रोजन एटम किसके साथ अट्रैक्ट होगा, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, NOF, यही 3 है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा कोई नहीं बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे जो है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड highly electronegative atom like nitrogen, oxygen and fluorine form a new type of bond called hydrogen bond। ये एक तरह का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। डाइपोल हम लोग पढ़ चुके, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जो छोटा पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव चार्ज बनता है वो एक दूसरे को खींचेंगे, और एक दूसरे को जो खींचेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। इसमें हमारा हाइड्रोजन जो है बॉन्ड जो बनेगा वो हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से किसी एक के साथ बनेगा। हाइड्रोजन तो रहना ही है, जो दूसरा एटम होगा वो नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा या फ्लोरीन होगा, यह ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा बाकी किसी भी अदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, बट ये वीकर होता है किसी भी केमिकल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। जैसे हम लोग आयनिक बॉन्ड,
कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर होगा, लेकिन बाकी दूसरी तरह का कोई भी अट्रैक्शन है उससे ये मजबूत होगा। इफेक्ट ऑफ H बॉन्ड यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे आंसर को करने के लिए यही पार्ट जरूरी है। इसमें हमारा पहला है फिजिकल स्टेट। H बॉन्ड अफेक्ट फिजिकल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लें, HCl इज ए गैस, HCl हमारा गैस है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इसमें जो दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का, तो हम बताएं कि हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन रहेगा तो H बॉन्ड बनाएगा। यहां पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, यहां स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव। HCl जो है हम लोग का गैस है, इसमें HCl एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन रखता है, H पर प्लस स्मॉल प्लस चार्ज, Cl पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। ये हमारा जो है H बॉन्ड नहीं है। H बॉन्ड हमारा कब बनेगा? जब हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से कोई होगा। तो यहाँ पर मेरा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, ये कमज़ोर है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को तो खींच रहा है। अगर पॉजिटिव छोटा चार्ज है, निगेटिव छोटा चार्ज है, तो खिंचाव भी छोटा होगा, आयन की तरह नहीं हो सकता। NaCl में जो खिंचाव आता है Na प्लस Cl माइनस में, उसके रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है। लेकिन अगर वही हम लोग देखें HF जो है हमारा लिक्विड होता है, एक HF दूसरे HF के साथ भी उसी तरह डायपोल डायपोल इंटरेक्शन करता है, हाइड्रोजन पे स्मॉल पॉजिटिव, फ्लोरीन पे स्मॉल नेगेटिव, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव। अब इस दौरान जो अट्रैक्शन हो रहा है वो एक तरह का डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। अब यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है कि यहाँ पर चार्ज जो है वो छोटा चार्ज होगा, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो काफ़ी बड़ा चार्ज होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो यहाँ फ्लोरीन पर जब ज़्यादा बड़ा चार्ज आया तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन पे भी ज़्यादा बड़ा चार्ज आएगा, ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बड़ा होगा। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें स्ट्रेंथ का जैसे ही अंतर आया, इस वाले को कहा गया H बॉन्ड, क्योंकि ये आर्म डायपोल मोमेंट से ज़्यादा बड़ा था, आर्म डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको H बॉन्ड दिया गया। ये खास एटम के पेयर के बीच देखने को मिला, जिसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से रहा, तब देखने को मिला। अब ये जब हमारा ज़्यादा बड़ा हुआ, फिजिकल स्टेट बदल गया। यहाँ पर उसी तरह बना है लेकिन यहाँ पर गैस है। हम लोग जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नज़दीक रहते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अट्रैक्शन और यहाँ पर अट्रैक्शन में अंतर होगा। यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा क्यों है? तो फ्लोरीन आने की वजह से। हाइड्रोजन तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इस वाले में H बॉन्ड नहीं बना, इस वाले में H बॉन्ड बना, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ा, मॉलिक्यूल नज़दीक आए, मॉलिक्यूल नज़दीक आए तो फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड हो गया। उसी तरह एक और एग्जांपल में आ जाएगा, H2S is a gas whereas H2O is a liquid। हाइड्रोजन इसमें भी है, हाइड्रोजन उसमें भी है, इसमें सल्फर है तो H बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें ऑक्सीजन है, H बॉन्ड बनेगा। तो H बॉन्ड जिसमें बनेगा उसका फिजिकल स्टेट मेरा गैस से लिक्विड में बदल गया, गैस से लिक्विड में बदल गया। कोई लिक्विड होगा तो सॉलिड में बदल जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना, एक स्टेप उसका फिजिकल स्टेट आगे बढ़ जाएगा। तो वही चीज हम लोग ने पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ H बॉन्ड में क्या है, फिजिकल स्टेट पर असर डालता है। फिजिकल स्टेट उसका गैस से लिक्विड बना देगा, लिक्विड से सॉलिड बना देगा जहां H बॉन्ड हुआ।
सॉल्युबिलिटी पर भी H बॉन्ड असर डालता है। H बॉन्ड जो है क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सॉल्युबल कर देता है पानी में। सॉल्युबिलिटी का रूल क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक में घुलेगा, जो इनऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक में घुलेगा। जैसे H2O में अगर H2SO4 को डिजॉल्व करना है, वहाँ H बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइक डिजॉल्व लाइक, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। बेंजीन फिनॉल में डिजॉल्व करेगा, बेंजीन को फिनॉल में डालेंगे घुल जाएगा, पेट्रोल को डीजल में डालेंगे घुल जाएगा। वहाँ पर कॉन्सेप्ट आया लाइक डिजॉल्व लाइक का। तो लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब एक जैसा है एक जैसे में घुलेगा, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल उसी तरह से बना है, कोवैलेंट कोवैलेंट से बना है इसलिए घुल जाएगा, आयनिक आयनिक से बना है इसलिए घुल जाएगा। लेकिन जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में घुलाना होता है उल्टा, तब वहां जरूरत पड़ता है H बॉन्ड का। वहां देखेंगे अगर H बॉन्ड बनेगा तो घुल जाएगा, नहीं बनेगा नहीं घुलेगा, सीधा कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तब घुलेगा जब H बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो वही यहां लिखे हैं कि H बॉन्ड मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जनरली हमारे वैसे ही कंपाउंड्स आते हैं जिसमें हाइड्रोजन होंगे। तो जो H बॉन्ड बनाएगा वो पानी में सॉल्युबल होगा, जो H बॉन्ड नहीं बनाएगा पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये H बॉन्ड बना रहे हैं, हमने ऑब्जर्व किया है। ये हमने नहीं कहा है कि तुम्हें ही तीनों को बनाना है, हम तुम तीनों को सेलेक्ट कर रहे हैं, कल से तुम लोग तीनों H बॉन्ड बनाओगे, ऐसा हमने नहीं कहा है। ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन है। ये पाया गया है कि हाइड्रोजन जब इन तीनों के साथ बॉन्ड बनाता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, डाइपोल डाइपोल से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और इन तीनों से बनने वाला जो बॉन्ड अवेलेबल होता है जब भी, तो वो फिजिकल स्टेट उसका चेंज हो जाता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। इन तीनों के साथ हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है तो मेरा सॉल्युबल हो जाता है कंपाउंड। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमारा ऑर्डर नहीं है। रीजन इसका क्या आ रहा है, यही कि ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बन गया, तो ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड हो गया, मॉलिक्यूल नज़दीक आ गया तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। जब वो पानी के साथ H बॉन्ड बनाएगा तो पानी में घुल भी जाएगा। कोई भी जो है सब्सटेंस किसी में सॉल्युबल तभी होता है जब उसके मॉलिक्यूल्स के साथ वो एक नया बॉन्ड बना सके। जब वो नया बॉन्ड नहीं बना सकता है तो घुलेगा ही नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल, C2H5OH इज soluble in water, ये पानी में soluble है। whereas C6H6 is not soluble in water because ये soluble है, ये H बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन इसमें है। ऑक्सीजन जो हमारा H बॉन्ड बना सकता है तो पानी में डिसॉल्व कर देगा। बिकॉज C2H5OH फॉर्म H बॉन्ड विथ वाटर, वाटर के साथ वो H बॉन्ड बना देता है, इसलिए हम लोगों का जो है ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है। अब यहाँ जो है इथेनॉल, ये पानी के H के साथ H बॉन्ड बना दिया, जैसे ही H बॉन्ड बनाया पानी के साथ घुल जाएगा। यहाँ इथेनॉल का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, अब इस हाइड्रोजन के साथ कोई और इथेनॉल बना लेगा। तो इस तरह करके जो है एक नेटवर्क बना लेगा, तो सब जगह डिसॉल्व हो जाता है। इथेनॉल एंड वाटर आर सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन, हर प्रोपोर्शन में माना जाता है कि एक दूसरे में घुल जाते हैं। इन ऑल प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि कितना भी अल्कोहल ले, कितना भी पानी ले, सब घुल जाएगा। और उसका कारण यही है कि ये दोनों आपस में H बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जो तीसरा असर डालता है वो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जहां कहीं भी H बॉन्ड बनेगा वहां मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। नॉर्मल से
ज़्यादा आएगा। अब हाई क्यों हो जाता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? अब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगा। अब ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। यहाँ कम एनर्जी लग रहा है, यहाँ ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, तो जहाँ कम एनर्जी लगेगा वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जहाँ ज़्यादा एनर्जी लगेगा वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है। तो H बॉन्ड का पूरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग नाम दिए H बॉन्ड। और इस H बॉन्ड के कारण उसका फिजिकल स्टेट, उसका सॉल्युबिलिटी, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये असर पड़ता है, वो चेंज होता है, वो बढ़ता है या घटता है जो कहो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यही रहे। हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक हमारा होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के पर भी एक क्वेश्चन आता है कि हमारा ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है, इन पे क्वेश्चन बनता है। तो इसका जवाब जब देना होता है तो हमें इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर का जरूरत पड़ता है। H बॉन्ड तो हम लोग समझ गए कि हाइड्रोजन एटम हो और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो, इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा, वो हमारा कहा जाएगा H बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब हो जाता है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच अगर H बॉन्ड बन रहा है तो उसको कहा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। जैसे हम लोग एक वर्ड पढ़े थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होता था कि दो मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स रहता था उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड का मतलब हो गया दो मॉलिक्यूल के बीच जो H बॉन्ड बनेगा उसको हम लोगों ने नाम दिया इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है। अब जैसे मॉलिक्यूल हमारा है फॉर एग्जांपल पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल हमारा ऐसा हो गया जिसमें पैरा पोजीशन पे नाइट्रो और 1 पोजीशन पे हमारा OH आ गया, फिनॉल है। अब इसके जस्ट बगल वाला मॉलिक्यूल अगर हम लोग देखें तो उसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो उल्टा होकर अरेंज हो गया। अब पहले मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ H बॉन्ड बनाएगा, वहीं हमारा नाइट्रो का ऑक्सीजन इसके साथ H बॉन्ड बनाएगा। तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड बनाएगा उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। जो दूसरा टाइप है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। द H बॉन्ड फॉर्म विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अब इसको जो है दूसरे मॉलिक्यूल का जरूरत नहीं है। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड को बनाने के लिए एक ही मॉलिक्यूल काफ़ी है, वो अकेले अपने आप में बनाएगा। द H बॉन्ड फॉर्म्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इसको क्या था, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में बनाएगा इंट्रा, दो के बीच बनेगा इंटर। ठीक है। इसमें हमारा एग्जांपल हुआ पैरानाइट्रोफिनॉल, H2O, HF, ये सब आ जाएंगे। लेकिन हमें जब इंट्रामॉलिक्यूलर चाहिए तो कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल जो अकेले जो है H बॉन्ड बनाने में सफिशिएंट हो, और इसका एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में OH हो गया और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो हो गया, तो इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया, इसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। यहां पर हमारा इंटरमॉलिक्यूलर, यहां हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर। अब जस्ट इसके बगल में अगर कोई मॉलिक्यूल है वो भी इंट्रामॉलिक्यूलर बनाएगा। अब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से H बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से H बॉन्ड से अगर नहीं जुड़ा है तो हम अगर इसको गर्म करेंगे तो ये आसानी से उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा। लेकिन जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड भी तोड़ना है, ये बॉन्ड भी तोड़ना है। ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड के कारण हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। वही अगर हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड आएगा तो वो तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में खत्म हो गया,
दूसरे मॉलिक्यूल से वो जुड़ा ही नहीं, और जब वो दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज नहीं करता। दे आर जनरली वोलाटाइल। वोलाटाइल उसी को बोलते हैं जिसको हल्का सा भी अगर एनर्जी मिला, हीट मिला, वो इवापोरेट कर जाएगा। तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनता है, इसके वजह से वो वोलाटाइल होता है। पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनता है, इसलिए ये वोलाटाइल नहीं होता है। सवाल हमारा डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज वोलाटाइल वेयर एज पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट वोलाटाइल। तो रीजन हमें ऐसे ही देना है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फॉर्म इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, हेंस इट इज वोलाटाइल, वेयर एज पैरानाइट्रोफिनॉल फॉर्म इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। अब ये दूसरे के साथ लिंक हो गया तो ये वोलाटाइल नहीं होगा, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। H बॉन्ड जब दोनों बनाएगा तब हमें चेक करना है कि इंटर होगा कि इंट्रा होगा। अगर दो मॉलिक्यूल दिया है, कंपेयर पूछेगा, तो पहले चेक करेंगे H बॉन्ड कौन बना रहा है। एक H बॉन्ड बना रहा है, दूसरा नहीं बना रहा है, जैसे H2O और H2S। अगर इन दोनों का कंपेयर दिया तो हम देख लिए कि H2O बना रहा है, H2S नहीं बना रहा है, तो हम आंसर कर देंगे H बॉन्ड बना रहा है, H बॉन्ड नहीं बना रहा है। लेकिन जब मॉलिक्यूल ऐसा दिया रहेगा जो दोनों H बॉन्ड बनाएगा, जैसे यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों H बॉन्ड बना रहे हैं, तब हमें चेक करना होगा कि इंट्रा कौन बना रहा है, इंटर कौन बना रहा है। सवाल ऐसे हमें आंसर देना है।